Hello everyone. The topic for today's session is From the Diary of Anne Frank. It's a chapter from first flight of class 10th NCERT book. So let's begin the chapter. So the very first thing we should know about the author of this story. So the author of this story is Anne Frank itself, जिनकी डायरी में से ये extract है. Okay. So what is it all about the chapter? So first thing is, before you read, Annalise Marie Anne Frank was born in 12th June 1929, February, March, and 1945 she was no more. So the lifespan of Anne was 1929 से लेके 1945 तक. इसका मतलब वो महज बहुत ही छोटी उम्र में उनकी डेथ हो गई. लाइक सिर्फ 15 साल की उम्र थी जब उन्होंने ये डायरी भी लिखी and उनकी डेथ हो गई. So she lived a very short span of time. So what all about her is mentioned in the diary. Let's read it out. Born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam, and during the German occupation of the Netherlands in World War II. Her family had moved to Amsterdam after the Nazi gained power in Germany, but were trapped when the Nazis' occupation extended into the Netherlands. So before we start the story, let me tell you one thing. The Nazis वो पार्टी जो किसकी है? हिटलर की है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक्चुअली हिटलर वॉज इन मोशन और वो धीरे धीरे हर जगह कब्जा करता चला रहा था. जर्मनी में ऑलमोस्ट ही डिड. धीरे धीरे ही वॉज रीचिंग टू द एम्स्टरडम एंड ऑल. ठीक है, तो वो हर जगह. एंड द फाइट वॉज बिटवीन द नाजी एंड द जूइश. तो जो जूस हुआ करते थे, एंड एन फ्रैंक वॉज ऑल्सो अ जूइश गर्ल. सो उनको एक डर था. धीरे धीरे क्या था कि वो ढूंढ के लोगों को मार भी रहे थे, वहाँ कब्जा भी कर रहे थे. उनको हर एक पार्ट में यूरोप के अपना वर्चस्व चाहिए था. लाइक हिटलर वांट्स दैट ऑल ऑफ इट शुड बी कवर्ड एंड आई शुड रूल दिस कंट्री एंड ऑल. बट द थिंग वॉज, एन फ्रैंक की जो फैमिली थी वो एक जगह छुपी हुई थी. लाइक उसके डैडी उसके फादर उनको एम्स्टरडम लेके आते हैं जहाँ पे धीरे धीरे नाजीज आने वाले थे. बट टिल द टाइम शी रोड स्टोरी वहाँ पर अभी तक नहीं आए थे. तो बेसिकली शी इज़ राइटिंग ऑल्सो इन दैट हाउ शी मैंशनड अबाउट ऑल द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस जिनको उन्हें सहन करना पड़ा. बट व्हाट एग्जैक्टली इज़ कि धीरे धीरे नाजीज कवर करते जा रहे थे सिटीज़ को, एंड धीरे धीरे वो एम्स्टरडम तक भी पहुंचने वाले थे, जहाँ एम्स्टरडम ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे. एंड नाजीज ने ऑलमोस्ट पूरी जर्मनी कवर कर ली थी. और जो नाजीज ऑक्यूपेशन वाज एक्सटेंडेड टू नेदरलैंड, मतलब नेदरलैंड जहाँ पर वो एन फ्रैंक अभी स्टे कर रही थी जब एक्चुअली वर्ल्ड वॉर सेकेंड वॉज गोइंग ऑन. तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ दैट टाइम ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड. ओके. As persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in a father Otto Frank's office building. तो एन फ्रैंक के जो फादर हैं उनका नाम है ऑटो फ्रैंक. अब 1942 की है. लाइक यू कैन अंडरस्टैंड 1945 में एन फ्रैंक की डेथ हुई, मगर ये जो स्टोरी है, जो टाइम है एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये 1942 का है जब वो लोग नेदरलैंड में अपने डैडी अपने फादर के ऑफिस में छुपे हुए थे. लाइक एज आई टोल्ड यू, हिटलर सबको ढूंढ के मार रहा था. लाइक जो भी उन्हें मिल रहा था नाजीज को, जो भी, लाइक इट वाज अ वॉर अगेंस्ट टू कम्युनिटीज़. इट वाज बिटवीन नाजीज एंड ज्यूज. तो नाजीज ऑलमोस्ट पावर में थे एंड जर्मनी पूरा ऑलमोस्ट कवर कर चुके थे, कैप्चर कर चुके थे. ठीक है, और उसे रूल करने के मूड में थे पूरी तरीके. एंड दे वर एक्चुअली रूलिंग. एंड नाजीज के दिमाग में द लीडर ऑफ नाजीज वो हिटलर, तो उसके भी दिमाग में ये था कि मैं जितना ज़्यादा कवर कर सकूँ उतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा है. ठीक है, तो ही वॉज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट टू कवर द मोस्ट पार्ट ऑफ दैट कंट्री. बट जो एन फ्रैंक की फैमिली थी वो अपने पिताजी के ऑफिस में छुपी हुई थी. ठीक है, दिस इज़ द टाइम ऑफ 1942. ठीक है. After 2 years in hiding, the group was battered and transported to concentration camp system, where Anne died of typhus and Berlin Belsen within days of her sister. ठीक है.
सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन कि 2 साल तक दे सर्वाइव एंड समहाउ जो किसी ने कोई ना कोई खबर दे दी कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो जूइश हैं और एक्चुअली यहाँ पर सेफ रह रहे हैं, तो किसी तरह वहाँ पर भी छापा पड़ा और वो लोग ही नहीं बच पाए। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम एक्चुअली एन फ्रैंक डाइड ड्यू टू टाइपस। टाइपस एक तरीके से बीमारी होती है एंड शी वॉज इन बर्गन दैट टाइम, बर्गन बेल्सन विद इन द डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक। अब एक और नाम ऐड हुआ है जो है मार्गरेट फ्रैंक। मार्गरेट फ्रैंक एन फ्रैंक की सिस्टर का नाम है। सो हर फादर ऑटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड। जो उनकी फैमिली में सिर्फ एक इंसान बचा था, वो कौन था? उनके पिताजी, जो कि वापस एम्स्टर्डम चले जाते हैं आफ्टर वॉर, जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। एक्चुअली जब वॉर ख़त्म हुआ तो उनके पिताजी घर जाते हैं वापस, सिर्फ इसलिए ताकि एन फ्रैंक की जो डायरी है जो उन्होंने सेव की हुई है वो उनको मिल जाए। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name of the diary of a young girl। तो उसके जो डैडी थे, जो फादर थे, उन्होंने ये सोचा था कि मैं घर जाऊंगा और एन फ्रैंक की जो डायरी है वो लेके आऊँगा, ठीक है। एंड जब वो डायरी लेके आएंगे, ये वो बुक होगी ये वो पब्लिश कराएंगे, लोग जहाँ से ज़्यादा लोग ये पढ़ सके, और इस बुक का नाम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल रखा जाएगा। The diary was given to Anne Frank on her 13th birthday and chronicles the event of her life from 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944। तो जो ये डायरी थी वो एन फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे पर मिली थी एज ए इवेंट ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12th June 1942 until its final entry of 1st August 1944। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books। तो actually what happened, उन्होंने वो डायरी पब्लिश करवाई, it formed into a book, वो एक किताब बनी, और इवेंचुअली वो ट्रांसलेट हुई ओरिजिनल जो डच लैंग्वेज है, जो वहाँ की लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में से इतनी सारी लैंग्वेजेस में वो एक्चुअली ट्रांसलेट हुई कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उसे पढ़ा। दे हैव बीन ऑल्सो सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। इवन टेलीविज़न पे, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस में, थिएटर्स में, एंड अदर दैन थिएटर्स देयर इज़ ऑल्सो फिल्म्स, ओपेराज, एवरीवेयर इट वाज एक्चुअली इससे प्रेरित होके, इसका एक्सट्रैक्ट लेके, इस पे बेस्ड होके बहुत से सारे इस टाइप के काम हुए। थिएटर में एक्टिंग की लोगों ने, टेलीविज़न में की, ओपेरा गाया। सो देयर वर नंबर ऑफ थिंग्स डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजीज ऑक्यूपेशन। Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims। Anne Frank उस टाइम की वन ऑफ द मोस्ट नोन पर्सन क्यों बनी? क्योंकि उन्होंने एक्चुअली उस डायरी में बहुत कुछ ऐसा मेंशन किया हुआ है जो उन्होंने बर्दाश्त किया और झेला, उस नाजी के ऑक्यूपेशन के टाइम पे। Nazis were getting brutal and brutal day by day। They were almost covering each and every part of that country। They were finding people and killing them। तो वो हर वो चीज़ कर रहे थे सिर्फ कब्ज़ा करने के लिए, ताकि वो जो कंट्री है वो यूरोप के आसपास जितना भी, मतलब यूरोप एंड जितना भी वो एक्चुअली कवर कर सकते हैं वो करें। तो एन फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रेनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ दैट होलोकॉस्ट विक्टिम्स। और होलोकॉस्ट इज़ किसी को मार ही देना, टॉर्चरिंग एंड ऑल। सो दैट इज़ व्हाट होलोकॉस्ट एग्जैक्टली मीन्स। तो एन फ्रैंक ने इतने अच्छे तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है दैट बुक वॉज वन ऑफ द बेस्ट नोन बुक इन पीपल। सो दिस वॉज द बिफोर यू रीड एक्सट्रैक्ट ऑफ द एन फ्रैंक द चैप्टर,
Now we will start reading the chapter, what exactly the chapter has. Okay, writing in a diary in a really strange experience for someone like me. मेरे लिए एक डायरी में लिखना एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ है. लाइक कभी मैंने इस टाइप का कुछ किया नहीं. ओके, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव बीन रिटन एनीथिंग बिफोर, ऐसा नहीं है कि मैंने इससे पहले कुछ नहीं लिखा है, बट ऑल्सो बिकॉज इट seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old girl. क्योंकि मुझे पता है कुछ टाइम बाद मैं खुद और ना कोई और इस चीज़ में इंटरेस्ट, मतलब मेरे जो थॉट्स एंड प्रोसेस जो मैंने इसमें लिखे हुए हैं म्यूजिंग्स, मतलब वो कोई भी नहीं पढ़ने वाला है. एटलीस्ट नॉट इवन मी एंड नॉट एनी वन अदर देन मी. लाइक कोई भी इस चीज़ को वापस पढ़ने नहीं वाला है. इसलिए भी मुझे लगता है कि मैं एक्चुअली क्यों लिख रही हूँ ये सब. ठीक है, इट फील्स लाइक यूजलेस फॉर मी टू राइट अ स्टोरी, टू राइट इन माई डायरी. ओ वेल, इट डजेंट मैटर. आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन even greater need to get all kinds of things off my chest. तो कहता मुझे इस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं कर पड़ता है. अगर मेरा मन कर रहा है कि मुझे लिखना है कुछ तो मैं लिखूँगी. एंड मेरे अंदर लाइक आई वांट टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माय चेस्ट का मतलब लाइक जो भी बोझ है ज़िंदगी का, लाइक एक तरीके से हम लोगों के अंदर इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है कि एक बोझ हो जाता है. दैट्स अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन आवर चेस्ट. ठीक है, ऑन आवर माइंड इटसेल्फ. तो वो कहती है जो भी मेरे दिल में है, लाइक जो मैंने दबा के रखा है, छुपा के रखा हुआ है, द डायरी विल हेल्प मी टू ब्रिंग दैट आउट. तो मेरे को बहुत आसानी और बहुत एक्चुअली हेल्प मिलेगी जिससे कि मैं जो भी मेरे इमोशंस हैं, जो भी मेरे दिल में है, वो मैं उस डायरी में मेंशन कर पाऊँ. पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. सो दिस लाइन हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग कि पेपर में पेशेंस ज़्यादा होता है लोगों से ज़्यादा. लाइक समटाइम्स व्हेन यू टेल अ स्टोरी, यू टेक अ हॉल्ड, यू टेक अ पॉज, तो लोग आपको परेशान करने लग जाएंगे कि यार प्लीज़ कंटिन्यू द स्टोरी, कंटिन्यू, आगे बढ़ाओ, आगे बताओ, आगे क्या हुआ. बिकॉज वॉट, पीपल डू नॉट हैव पेशेंस, इनफ पेशेंस. ठीक है, लोगों में इतना धैर्य नहीं होता है, इंतज़ार नहीं कर पाते. बट इस जगह एन बोल रही है कि पेपर में बहुत पेशेंस होता है. लाइक पेपर आराम से चुपचाप रखा रहता है, आपको उससे कोई बहस नहीं करनी होती है. आपका जो भी दिल करता है, जो भी मन करता है, आप उस पेपर में मेंशन कर सकते हो आराम से. ओके, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. तो ये उस टाइम की बात है. ठीक है, व्हेन आई वाज फीलिंग वेरी डिप्रेस, वो बहुत ही ज़्यादा लोनली और डिप्रेस फील कर रही हैं, अकेले बैठी हुई है वो घर में. एंड शी वाज लाइक बोर्ड एंड लिस्टलेस. लाइक देयर इज़ नो एनर्जी, देयर इज़ नो एंथुजियाज्म इन लाइफ. ठीक है, कोई एनर्जी नहीं, कोई जोश नहीं है. वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और सोच रही हूँ बैठ के कि मुझे बाहर जाना चाहिए या अंदर ही रहना चाहिए. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग. येस, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this step back notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. So yes, paper does have more patience. हाँ, पेपर में बहुत पेशेंस होता है. and since I'm not planning to let anyone else read this step, और मैं ये नहीं चाहूँगी कि मेरी जो ये डायरी है वो किसी के हाथ लगे और कोई पढ़े भी. अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, अनलेस मुझे कोई मेरा एकदम रियल फ्रेंड, मतलब रियल फ्रेंड, एकदम गहरा दोस्त, एकदम लाइक दोस्त जिसमें एक जान टाइप करके जो दोस्त होते हैं ना, रियल फ्रेंड, जहाँ पे अब आप सारी बातें, वी हैव फ्रेंड्स, नंबर ऑफ फ्रेंड्स, मगर वो एक आदि दोस्त होता है जिसको हम रियल फ्रेंड बुलाते हैं, क्योंकि हम उसके साथ वो चीज़ें भी शेयर कर लेते हैं लाइक जो किसी और के साथ शायद नहीं करते. इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस. तो वो ये कहना चाह रही है कि लाइक लाइफ में भी उसके ऐसा कोई फ्रेंड नहीं, एंड शी इज़ ट्राइंग टू बी फ्रेंडली विद दैट डायरी. कि अब जो है मैं जितना भी टाइम स्पेंड करने वाली हूँ मैं डायरी के साथ ही करने वाली हूँ. एंड दिस डायरी इज़ अ वेरी नाइस फ्रेंड बिकॉज इट हैज़ पेशेंस ऑल्सो. एंड ठीक है, एंड वो मेरी हर बात सुनने भी वाली है. सो दैट वॉज शी इज़ ट्राइंग टू actually explain in the paragraph. Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend.
सो दिस इज़ what द रीज़न एक्चुअली एन है. एन का कोई दोस्त नहीं था. जैसे मैंने बोला दोस्त हमारे बहुत होते हैं, मगर एन का कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था जिससे वो सब कुछ शेयर कर सके. सो शी एक्चुअली फेल्ट लाइक कि डायरी इज़ गोना बी माई बेस्ट फ्रेंड फ्रॉम नाउ. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. मतलब वो ये कहना चाहती है कि there is no one in her life, and अगर वो ये चीज़ बोलती है तो no one will believe that कि एक 13 साल की बच्ची का कोई दोस्त नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है. So she is actually trying to tell that कि मेरा कोई दोस्त नहीं है और मैं सिर्फ 13 साल की हूँ, और अगर मैं ये बात बोलूँगी किसी को तो कोई मानने को तैयार नहीं हुआ. एंड आई एम नॉट, और मैं ये बताने नहीं वाली. आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर. सो शी हैज़ हर सेल्फ इन फैमिली, मम्मी पापा एंड 16-year-old सिस्टर. तो इस वक्त एन जो है वो 12 साल की है और उनकी जो सिस्टर है वो 16 years old है. सो शी इज़ एल्डर टू एन. एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स. और यहाँ पर 30 लोग हैं जिनको मैं दोस्त बुला सकती हूँ. आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम. नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. तो वो बोल रही है लाइक मेरे पे आंटी है, अंकल है, एक अच्छा घर है, बहुत सारे दोस्त हैं, मगर इन सब के होने के बावजूद भी मैं किसी एक इंसान को अपना ट्रू फ्रेंड नहीं बता सकती. Like there is no one who is actually my true friend. All I think about when I'm friends with is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. Maybe it's my fault that we don't confide in each other. Like he's saying there are a lot of people जिससे हम शेयर कर देते हैं बात, ठीक है, बट कहीं ना कहीं मेरी भी दिक्कत है कि मैं किसी के साथ कन्फाइड नहीं होती. वॉट कन्फाइड इज़ व्हेन यू टेल योर पर्सनल थिंग्स, लाइक व्हेन यू मेक समवन अ फ्रेंड, ठीक है, व्हेन यू मेक समवन अ फ्रेंड व्हाट यू डू, यू शेयर ईच एंड एवरीथिंग टू दैट पर्सन, ठीक है, हम हर चीज़ उसको शेयर करते हैं, ठीक है. मगर एन का क्या था कि वो किसी के साथ इतना पर्सनली अटैच नहीं थी कि प्राइवेटली वो हर चीज़ उनको बता पाए, ठीक है. शी वॉज नॉट कॉन्फिडेंस इनफ कि मैं अपने बारे में किसी से शेयर करूँ. तो अगर वो खुद शेयर नहीं कर रही थी तो इसमें उसकी किसी और की गलती नहीं थी. वो कहती है किसी और की गलती नहीं है, मेरी ही गलती है, क्योंकि मैं ईज़िली किसी के साथ आई एम नॉट सो मच कम्फर्टेबल विद एनी वन इतनी ईजीली. तो मेरे साथ दिक्कत है, मैं किसी पे, और एक्चुअली आई कैन ट्रस्ट एनी वन. वो पर्सनली कॉन्फिडेंट नहीं है किसी चीज़ को, किसी को लेके साथ रख के. In any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. This is why I have started the diary. और मुझे लगता है ये जो मेरी आदतें हैं वो हाल फिलहाल नहीं बदलने वाली है, ठीक है. सो अगर ये आदतें नहीं बदलने वाली है तो मैं क्या करना चाहिए, मुझे खुद ऐसे ही चलना चाहिए और अब ये जो डायरी है ये लिखना स्टार्ट कर देना चाहिए. बिकॉज एन ने डिसाइड कर दिया था कि वो एक डायरी लिखेंगी और वो ही उसकी बेस्ट फ्रेंड अब से होने वाली है. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in the diary the way most people would do. But I want the diary to be my friend. I am going to call this friend Kitty. तो कहता है enhance to image of this long-awaited friend in my imagination. मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लाइक मैंने कोई इमेजिन नहीं किया ये दोस्ती एक तरीके से कि ये दोस्ती किस टाइप की होनी चाहिए, ठीक है. फैक्ट इज़ लाइक आई विल राइट ईच एंड एवरी फैक्ट अबाउट, ठीक है. मैं रोज़ की रूटीन नहीं लिखने वाली हूँ उसमें कि मैंने आज सुबह ये किया वो किया, बट शी इज़ गोना राइट अबाउट हर सेल्फ, व्हाट शी एक्चुअली वांट टू शेयर विद द फ्रेंड. तो वो एक्चुअली उन्होंने उसको डायरी को एक नाम दिया और उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बना दिया. तो द नेम ऑफ द डायरी वॉज किटी. ओके, सो since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were plunged right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. तो कहता कि I don't understand, like daily I don't want to write the routine of my life in that diary, but I'd better provide a brief sketch of my life. But मैं अपनी ही ज़िंदगी के बारे में इस डायरी में लिखूँगा,
मच एज आई डिसलाइक डूइंग, और जितना मुझे बुरा लगता है मैं उतना ही ज़्यादा लिखूँगी, बिकॉज शी इज़ ट्राइंग टू एक्चुअली अडॉप्ट अ न्यू हैबिट ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट. सो दिस वॉज द डिफरेंट थिंग दैट राइटिंग अबाउट हर सेल्फ, अबाउट ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ, मतलब उसकी ज़िंदगी का एक एक पार्ट, उसे क्या पसंद है क्या नहीं है, एंड ऑल लाइक ऑल द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ हर लाइफ, जो भी वो चाहती है शेयर करना, वो सब कुछ वो उस डायरी में मेंशन करेगी. माई फादर, द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. So यहाँ पर वो अपने पिताजी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है. लाइक वो जब 36 साल के हो गए थे, 36 ईयर्स के, तब जाके उन्होंने शादी की. लाइक उन्होंने एक्चुअली देवर इन रिलेशन, बट उन्होंने शादी बहुत लेट की. 36 के जब वो हो गए थे और 25 की जब उनकी मदर थी, तब उन्होंने जाकर शादी की. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. तो उनकी जो सिस्टर है मार्गोट, उनका जन्म 1926 में हुआ, और उसके जस्ट 3 साल बाद किसका हुआ? As you can see, I was born on 12 June 1929. So Anne was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. मैं वहाँ फ्रैंकफर्ट में रही जब तक मैं 4 साल की नहीं हुई. माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933. तो हॉलैंड गए उनके पिताजी कब? 1933 में. एमिग्रेट का मतलब लाइक व्हेन अ पर्सन चेंजेस प्लेस फ्रॉम ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लाइक एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, उसको एक्चुअली बोलते हैं लाइक वी से दैट एमिग्रेटेड. ओके, तो उनके जो पिताजी से जहाँ पर वो रह रहे थे वहाँ से कहीं और रहने लग गए थे. While Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother, और मार्गोट और एक्चुअली एन को भेज दिया था उनकी ग्रैंडमदर के पास रहने के लिए. मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, एंड मार्गोट क्या हुआ, जब दिसंबर में वो एक्चुअली हॉलैंड जहाँ पर उनके पिताजी हैं वहाँ चली गई. एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और उसके जस्ट बाद 2 महीने बाद इन फरवरी एंड ऑल्सो रीच्ड हॉलैंड एट हर फादर्स प्लेस. व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, और मुझे उठा के ऐसे रख दिया गया. लाइक प्लंक डाउन का मतलब किसी चीज़ को उठा के रख देना, पुट डाउन इन अ वेरी कैजुअल मैनर. ठीक है, तो उसको ऐसे रख दिया था एन को मार्गोट के सामने कि जैसे मतलब उसका ये बर्थडे गिफ्ट है. आफ्टर 3 years व्हेन शी रीच्ड द प्लेस. ओके, I started right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the 6th form, my teacher was Mrs. Couperus, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. So she actually was studying in a Montessori nursery school, and ये वहाँ पर 6 साल तक पढ़ती हैं. At which time I started my first form, और 6th form my teacher was Mrs. Couperus. Couperus was her sister, the headmistress थी वो. और जब ये दोनों अलग हुए, लाइक जब उनकी स्टडीज़ कंप्लीट हुई या फिर उन्होंने माइग्रेट किया एन ने, तो दैट वाज वन ऑफ द इमोशनल मोमेंट. मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. तो जब इनका फेयरवेल हुआ, फेयरवेल का मतलब जब हम बिछड़ते हैं, दूर होते हैं एक दूसरे इंसान से, दैट इज़ द मोमेंट. तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था वो, दिल दुखाने वाला मोमेंट था जब मिसेस क्यूपरस द हेड मिस्ट्रेस और एन अलग हुए थे फेयरवेल पे. इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेपरेशन. ठीक है, तो 1941 में उनकी ग्रैंडमा थी, वो बहुत बीमार हो गई थी, और उसी साल उनका क्या था, एन का बर्थडे था. मगर एज ग्रैंड मदर उनकी बहुत ज़्यादा बीमार थी, उस दौरान एन अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई. शी कुड नॉट सेलिब्रेट दैट बर्थडे विद दैट जॉय एंड एंथुसियाज्म, उस मज़े से नहीं सेलिब्रेट कर पाए. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. ग्रैंडमा जो थी उनकी, वो जनवरी 1942 में वो उनकी डेथ हो गई. वो कोई नहीं जानता था कि वो उनसे कितना प्यार करती थी.
This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest. तो 1942 में जो बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ एन का, वो बहुत मज़े से बहुत अच्छे से हुआ, और उसमें एक ग्रैंडमा के लिए भी कैंडल लिट की गई, मतलब जलाई गई, विद ऑल दी अदर्स कैंडल टू जस्ट मिस हर, ठीक है, एज एन एक्ट, एज एन इमोशनल एक्ट कि हम आज मतलब कितना मिस करते हैं दादी को. The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. So here actually we will start the diary of Anne Frank. What the first page is written, the diaries we have you ever seen how a person writes a diary? He always mention like dear, whatever the diary name is, like, and the date as well, कि किस date को actually, so it's given in the same way here in the book. So this is the diary entry which actually Anne Frank did during on Saturday 20th June 1942. Dearest Kitty, our entire class is quieting in its boots. मतलब बहुत ज़्यादा नर्वसनेस और सीरियस माहौल है इस वक्त क्लास का. क्यों? द रीज़न ऑफ कोर्स इट्स अ फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट क्लास एंड हु विल बी केप्ट बैक. क्यों? क्योंकि रिजल्ट आउट हो रहा है, ठीक है. एक मीटिंग चल रही है जिसमें टीचर डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा बच्चा पास होने वाला है और कौन सा बच्चा फेल होने वाला है. हाफ द क्लास इज मेकिंग बैच, और आधी से ज़्यादा क्लास क्या कर रही है, शर्तें लगा रही है. GN एंड आई, GN इज़ अ फ्रेंड ऑफ एन, जो बोल रही है कि मतलब दोनों हंस रहे हैं. आर्सल सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस. किन पे हंस रहे हैं वो दोनों उन दो लड़कों पे हंस रहे हैं जो उनके पीछे बैठे हैं. उनका नाम क्या है? एक का CN और दूसरा का जैक्स. हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेड. जिन्होंने अपने पूरे जो वैकेशन के जो पैसे उन्होंने जोड़ के रखे हुए थे, वो सारे उन्होंने किस पे लगा दिए? शर्त लगाने पे लगा दिए कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा, उन दोनों में से ही. From morning to night, it's you're going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. तो वो सिर्फ इसी पे बहस कर रहे हैं कल परसों से कि भाई तू पास होगा. वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं पास होऊंगा. नहीं तुम हो जाओगे. नहीं नहीं मैं भी पास नहीं हुआ. तो दे आर, नहीं तू हो जाएगा भाई, नहीं मैं हो जाऊंगा. सो दे आर बीन इन्वॉल्व इन दिस कन्वर्सेशन सिंस लास्ट नाइट, ठीक है. नो आई एम नॉट. इवन जीज flaring glances and my anger outburst can't calm them down, ठीक है. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but the teachers are the most unpredictable creatures on earth, ठीक है. like वो कहती है my angry outburst I can't calm them down, मतलब मैं भी अंदर से भी like I'm being flaring the glances, ठीक है. मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ और मुझे भी गुस्सा आ रहा है, मगर मैं उन्हें शांत नहीं करा सकती. क्यों? क्योंकि हर किसी की एक लेवल ऑफ नर्वसनेस होती है. कोई ज़्यादा चिल्ला के अपना कंट्रोल करता है, कोई लोग थोड़ा बहुत खा के कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ शांत रह के कंट्रोल करते हैं. एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट वे एंड अ डिफरेंट स्टाइल टू कंट्रोल हिज और हर एंगर. सो दैट्स व्हाट इट इज़. सो एंड इफ़ यू आस्क मी, अगर मैं मुझसे पूछो, एंड बोलती है अगर वो मुझसे पूछे कि क्या मतलब क्लास पूरी पास होगी, तो मैं कहूँगी सिर्फ 1/4 क्लास ही ऐसी है जो एक्चुअली पास कर पाएगी. बट अदर देन द मत, मगर इसके अलावा एक और बात है कि इन चीज़ों से ज़्यादा हमारे टीचर्स बहुत अनप्रडिक्टेबल है. लाइक कोई भरोसा नहीं है कि वो क्या अनप्रडिक्टेबल का मतलब यू कांट एक्चुअली ट्राई अ गेस. आप सोच नहीं सकते कि क्या कर सकते हैं. लाइक कुछ भी हो सकता है. इट्स अननोन, ठीक है. इट्स सरप्राइज बिकॉज वी कैन नॉट प्रेडिक्ट. हम अपने हिसाब से दिमाग लगाना इज़ प्रेडिक्टेबल कि हाँ इट्स ऐसा होने वाला है. बट अनप्रडिक्टेबल कि हमारे सोच से ही परे हो, कि हम सोच ही नहीं सकते क्या होने वाला है. तो उन टीचर्स का भी बिहेवियर ऐसा था कि हमें तो पता है कि हमारी 1/4 क्लास फेल हो जाएगी, मगर हमें टीचर्स का भी नहीं पता कि वो कौन सा करिश्मा कर दें. क्या पता पूरी क्लास कर दें फेल, या फिर पूरी क्लास को ही पास कर दें. सो दे वर वेरी अनप्रडिक्टेबल अबाउट देयर टीचर्स. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. विल मेक इट. मुझे अपनी फ्रेंड्स और अपना कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमें पता था कि हम पास हो जाएंगे आराम से. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट मैथ्स. उसको सिर्फ मैथ्स में डर लग रहा था.
Anyway, all we can do is wait. Until then, we kept telling each other not to lose heart. हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते थे और सिर्फ एक दूसरे को दिलासा दे सकते थे कि भाई घबरा मत, सब ठीक होगा. I get along pretty well with my all teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. तो वो कहते मैं बहुत अच्छे से जेलअप हो गई थी, मेरी अच्छी खासी बात हो गई थी, दोस्ती हो गई थी मेरे सारे टीचर्स से. और मेरे टोटल टीचर्स 9 थे, उनमें से 7 जो थे वो मतलब आदमी हैं और 2 औरतें हैं, लाइक 7 मेल एंड 2 फीमेल. मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फोगी हु टीचर्स मैथ्स वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक टू मच. तो जो कीसिंग जो उनके टीचर थे वो बहुत ज़्यादा अनॉयड रहते थे, लाइक उससे बहुत गुस्सा रहते थे. क्यों? क्योंकि वो उनकी क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती थी. After several warning, he assigned me extra homework and essay on the subject a chatterbox. Chatterbox as much I've told you, जो पूरे दिन चटर पटर करता रहता है, बोलता रहता है, उसको बोलते हैं chatterbox. तो एन essay और एन को शांत रखने के लिए जो मिस्टर कीसिंग थे उन्होंने उनको एक essay दिया, just to write an essay and the topic was a chatterbox. मतलब एक तरह मिट्टू जो तोते की तरह जो बोलता रहता है उस टाइप का इंसान. Chatterbox. What can you write about that? I'd worry about that later. I decide I jotted down the title in my notebook. ठीक है, मैंने वो टॉपिक जो है वो अपनी नोटबुक में उतार लिया. tucked it in my bag and tried to keep quiet. और मैंने उसे बंद करके अपने बैग में रख लिया और कोशिश की कि मैं कुछ ना बोलूँ. That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of the fountain pen. तो मेरे को एकदम से अपना काम ख़त्म करते करते मुझे अपने ऐसे का याद आ गया जो एक्चुअली टीचर ने मेरे को बोला था कंप्लीट करने के लिए. ओके, तो वो करते करते मैं एक्चुअली क्या कर रही थी, मैं एक्चुअली अभी अपना पेन जो है ना, लाइक जब हम ज़्यादा गहरी सोच में हो जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि एक्चुअली पेन से हम क्या कर रहे हैं. तो वो ऑटोमेटिकली व्हाट इट हैपन्स, इट एक्चुअली गेट इनटू योर माउथ. तो वो अपने आप हमारे मुंह में चला जाता है. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with the convincing arguments to prove the necessity of talking. ठीक है, कोई भी मतलब बहस कर सकता है, बात कर सकता है, बट उस बात करने की, उस आर्ग्यूमेंट की जो इम्पोर्टेंस होती है, जो नेसेसिटी होती है, वो कोई प्रूव नहीं कर सकता. I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Keesing has assigned me and was satisfied. मैंने 3 पेज लिख दिए इसी चीज़ के बारे में. ठीक है, and actually I submitted to Mr. Keesing. I argued that talking is a student's trait. कहता है कि एक जो अलग टाइप का ही टैलेंट है, एक ट्रेट. ठीक है, ऐसे मतलब आर्गुइंग या फिर टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट because it's a kind of sort of talent and that I would do my best to keep it under control. ठीक है, और वो मैं अपना बेस्ट दूंगी दिखाने के लिए कि आई एम द बेस्ट इन इट. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ फॉर द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, इफ नॉट मोर देन एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रैट्स. तो वॉट एक्चुअली के लाइक हम लोग वो बोलती है कि बोलना एक गलत चीज़ नहीं है, बोलना एक ट्रेट है, एक बच्चे का अधिकार है, एक बच्चे की राइट भी होती है. ठीक है, एंड सम पीपल आर सो टैलेंटेड वाले, मतलब ही फील लाइक कि जो अच्छा बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं टैलेंटेड भी होते हैं. एंड एक्चुअली मैं चाहती हूँ मैं छोड़ दूँ, मगर मैं छोड़ नहीं सकती ज़्यादा बोलना, जस्ट बिकॉज वाई, वो उसे लगता है कि उसकी मम्मी भी एक चैटर बॉक्स है. लाइक उसकी जो मम्मी है एंड की, वो भी इतना ही बोलती हैं, लगातार बोलती है. एंड शी ऐसी से कि जो मेरे को अपनी माँ से इनहेरिट हुआ है, इनहेरिट इन द सेंस लाइक इन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज़ वन थिंग, जिसमें क्या होता है हमारी जो शक्ल होती है अगर हमारे पिताजी से मिलती है, क्यों मिलती है, बिकॉज हमने कुछ इनहेरिट किया है उनसे. ठीक है, हमारी कभी नाक या फिर बालों का स्टाइल. ठीक है, इट कुड बी योर टीथ ऑल्सो, इट कुड बी योर हाइट एंड पर्सनैलिटी एज वेल. तो फेस में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हम अपने पूर्वजों से लेते हैं. पूर्वजों से हमारे फादर, हमारे फोर फादर्स से आता है, तभी हमारी शक्ल जो है उनसे थोड़ा बहुत मिलती भी है. तो सेम चीज़ वो बोली कि ये जो मेरे को मिला है ट्रेट लाइक इट्स अ काइंड ऑफ टैलेंट और योर ओन इन्वेंशन. ठीक है, तो ट्रेट जो मेरे को ये टैलेंट मिला है ना, वो मेरी माँ से मिला है. ठीक है, इफ़ आई हैव गॉट दिस टैलेंट फ्रॉम माई
मदर हाउ कैन एक्चुअली आई लीव इट, व्हाट कैन आई डू, क्योंकि ये तो मेरे अंदर इनहेरिट है, ये तो मेरे अंदर अंदरूनी है। क्यों? क्योंकि ये मेरे को मेरी माँ से एक तरीके से गिफ्ट मिला है, बिकॉज मेरी माँ भी ज़्यादा बोलती हैं और मैं भी बहुत बोलती हूँ। Mr. Keesing had a job, had a good laugh at the argument, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. See, so what exactly it is? Incorrigible का मतलब होता है something that cannot be created, corrected, okay, a bad, usually of a bad quality, ठीक है। तो what she is actually saying, this time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox, ठीक है। अब वो बोलता है कि ठीक है तुमने अभी तक ये होमवर्क कर लिया, दिस इज़ वंडरफुल, मगर अब तुम सेकेंड असाइनमेंट करोगी, मतलब अब तुम एक सेकेंड ऐसे लिखोगी जो किस पे होगा, एक एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, मतलब समथिंग कैनॉट बी क्रिएटेड, करेक्टेड। तो वो बोलता है कि ये ऐसा चैटर बॉक्स के बारे में अब लिखना है जो एक्चुअली सुधर नहीं रहा और कभी बंद नहीं होता और कुछ अच्छा नहीं करता एक तरीके से। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons. However, during the third lesson he finally had enough. Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. So actually what उन्होंने जो पहला टॉपिक दिया था वो उसने कंप्लीट कर दिया, सेकंड टॉपिक उन्होंने इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स दिया था, शी डिड दैट टू। सब कुछ बहुत टाइम पे और बहुत अच्छे से, बहुत क्रिएटिव लेवल से उन्होंने फिनिश किया और सबमिट कर दिया। बट एट अ लास्ट एन फ्रैंक एंड एज पनिश फॉर टॉकिंग इन क्लास अगेन, वो फिर से इस क्लास में बात कर रही थी, तो उनको जो उनका टीचर है लाइक मिस्टर कीसिंग, उन्हें एक अनदर एक और असाइनमेंट दे देता है, मतलब एक और ऐसे लिखने के लिए उनको दे देता है। एन फ्रैंक, एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, राइट एन ऐसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, ठीक है। तो वो उसको बार बार बातें करते देखने के बाद एक और ऐसे देता है जिसका टाइटल होता है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। The class roared. I had to laugh too. I thought, मतलब though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes, it was time to come up with something else, something original, ठीक है। तो वो बोल रही थी मैं ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में बहुत कुछ लिख रही थी, बट इस बार मुझे कुछ ओरिजिनल लिखना पड़ेगा, लाइक इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। माई फ्रेंड सैन, who's good at poetry, offered to help me write the essay from the beginning to end in verse. उसने बोला कि तुम एक वर्स में लिखो, लाइक इन अ वेरी पोएटिक वर्जन, तुम ये वाला जो ऐसे है बड़ा पोएटिक वर्जन में लिखना थोड़ा, ठीक है। उसकी फ्रेंड उसको एडवाइस करती है। एंड आई jumped for joy. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with a ridiculous subject, but I made sure the joke was on him. कि मिस्टर कीसिंग को लग रहा था कि वो मुझसे मजाक कर रहे हैं ये सब करवा के, और ये सब लाइक ये पनिशमेंट की तरह देना इन चीज़ों को, होमवर्क को, बट उनको पता चलेगा कि एक्चुअली वो मजाक नहीं कर रहे हैं, मजाक तो मैं कर रही थी उनके साथ। एक्चुअली उसे लग रहा था वो एक्चुअली उनको फूल बना रही। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 babies ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. So actually what about उन्होंने पोएम में लिखा कि एक मदर डक है और एक फादर स्वैन है, ठीक है, एक डक है और एक स्वैन है, विथ 3 बेबी डकलिंग्स, उनकी जो 3 बच्चे हैं उनको उनका फादर मतलब खा लेता है, मतलब दे ईट इट, बिटन टू, वो उन्हें मार देता है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि वो बहुत क्वैक क्वैक करते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे, ठीक है। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, ही रेड द पोएम टू द क्लास, एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल other classes as well. Since I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework, so this was the one of the best work from her. She was appreciated for that.
And actually what happened कि ना एड मतलब comment that the teacher was almost very happy कि he actually allowed to give that poem and essay to each and every, to allow each and every student to read such kind of things. ठीक है. So before he was very angry, but at the last he was very happy with, and just because the way and started writing was extremely wonderful. ठीक है. Since I have been allowed to talk and even, और अब क्या था, अब एन को क्लास में बोलने का भी मौका दे देते. लाइक शी वॉज अलाउड टू टॉक अ बिट. वो थोड़ा थोड़ा बीच में बात कर लिया करती थी. क्यों? बिकॉज शी इज़ परफॉर्म्ड समथिंग. उसने अपने जो है परफॉर्मेंस दिया, एक अच्छी परफॉर्मेंस दी. ऑन द कॉन्ट्रारी, और दूसरे हाथ पे मिस्टर कीसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक दीज डेज. एंड ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो आज भी मिस्टर कीसिंग बहुत मतलब जोक्स वगैरह आज भी बहुत क्रैक करते हैं. सो दिस वॉज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन्स डायरी. आई होप यू लाइक्ड इट and understood it well. Thank you very much for watching the video.